How are you, dear student? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you human excretory system, but current lecture based on the urine formation. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture completely focused on the question of NEET, AIMS, PVT, TGT, PGT, and class 11th. Please you see the video till end. तो आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत यूरिन फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं इन यूरिन फॉर्मेशन में। तो उन सभी स्टेप को देखते हैं और उन सभी स्टेप की वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं और सभी स्टेप की स्टडी करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, ये आप यहाँ देख रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। देयर आर 3 स्टेप इन्वॉल्व। इसके अंतर्गत 3 स्टेप आते हैं। उन 3 स्टेप की हमको डिटेल स्टडी करनी है। नंबर 1 अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नंबर 2 ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 है सेक्रेशन। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। आप इस डायग्राम को देखिए। केवल मुझे इस डायग्राम के माध्यम से केवल ये बताना है कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पर है और इसका डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। आगे पूरा डिटेल दिया हुआ है, पूरे डिटेल इसकी स्टडी करते हैं। केवल आप यहाँ पर केवल फिगर को देखना है, उस फिगर को देखिए। तो मैं अभी आपको उस फिगर को बता दे रहा हूँ। ये पूरा फिगर है ये, और यहाँ पर इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नंबर 2 ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये आप बाई एरो ये देख रहे हैं कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है, ये आप इस एरो के माध्यम से देख रहे होंगे। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है वो भी आप देख रहे होंगे, ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस दे दे रहा हूँ। ये अफरेंट आर्टरियोल्स है और ये अफरेंट आर्टरियोल्स बोमेन कैप्सूल में जाकर के अंदर घुस जाती है। अफरेंट आर्टरियोल्स इंटर करती है बोमेन कैप्सूल में और एक टफ्ट बना लेती है, एक गुच्छा बना लेती है जो बोमेन कैप्सूल के अंदर घुसा हुआ रहता है। उसके बाद ये जब बाहर निकलती है उसको इफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं। ये बोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमेन कैप्सूल है। इन दोनों की कंपोजिट स्ट्रक्चर को मैलपीजियन बॉडी बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बोमेन कैप्सूल, ये एक गुच्छा है। ये अफरेंट आर्टरियोस एंट्री करती है और यहाँ पर एक ये जो गुच्छा टाइप का बन जाता है, टफ्ट बन जाता है। इसको जो है ग्लोमेरुलस बोलते हैं और जब ये बाहर निकलता है उसको इफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं। यहाँ आपने इसको पूरी तरह से देखा होगा। और उसके बाद ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ये LOH लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये DCT का है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पर ये CD का है, इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इतना केवल आपको समझना है। उसके बाद इसका डिटेल एक और डायग्राम के माध्यम से बताया जाएगा और आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाइए और बहुत इजी वे में, एक लॉजिकल वे में इसको जो है आपको समझाना है। आप इसको समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। देखिए अफरेंट आर्टरियोस एंटर करती है यहाँ पर और इफरेंट आर्टरियोल के माध्यम से निकलती है। उसके बाद ये कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर एक बात और बताऊंगा मैं कि अफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर है वो कम होता है इन द कंपैरिजन ऑफ अफरेंट आर्टरियोल्स, क्योंकि यहाँ से मोर ब्लड इंटर देन कैन लीव। जब उसका डायमीटर ज़्यादा है तो ब्लड एंट्री ज़्यादा करेगा, इसका डायमीटर कम है तो ब्लड कम निकलेगा।
जब कम निकलेगा तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा। वो प्रेशर जनरेट क्या है, कौन सा प्रेशर है, उस प्रेशर को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। उसी के माध्यम से ये फिल्ट्रेट होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं, अगले नेक्स्ट डायग्राम में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है उस पर देखेंगे। ये यहाँ फिल्ट्रेशन है, फिल्टर हो रहा है, कौन कौन सा प्रेशर इसमें काम करता है उस प्रेशर को देखते हैं। तो इसके हम बात आपको बताते हैं डिटेल में, आगे चलते हैं और आगे आपको उसको बताते हैं क्या है ये। यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, ग्लोमेरुलस, और ये बोमन कैप्सूल है। तो बोमन कैप्सूल में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जिनको पोडोसाइट बोलते हैं। ग्लोमेरुलस कैपिलरी कवर्ड बाई पोडोसाइट सेल्स। तो ये पोडोसाइट सेल्स हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोडोसाइट सेल्स हैं, और ये एक स्लिट लाइक संरचना बनाती हैं जिससे ये फिल्टर होता है। तो ये कई बार जो पोडोसाइट क्या है, ये कम से कम कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज पोडोसाइट। तो उसमें कई ऑप्शन दे दिया गया, पोडोसाइट इज द इंसेक्ट, पोडोसाइट इज द सेल्स। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इंसेक्ट लगा देते हैं। तो ये पोडोसाइट यानी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जो बोमन कैप्सूल में पाई जाती हैं। तो इसके बारे में आगे और स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक नेक्स्ट डायग्राम है, थोड़ा सा ये रेफरेंस है कि आप एक जनरल रेफरेंस को समझ जाएंगे तो हो सकता है आगे आपको उसकी फिजियोलॉजी और यूरिन फॉर्मेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए एक जनरल वे इसका डायग्राम समझिए। देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। तो 80% जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और एक बात और बता दूँ आपको मैं कि ये आप एक त्रिभुज जैसी संरचना देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक पिरामिड है। उस पिरामिड के अंतर्गत ये संरचनाएं पाई जाती हैं। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का थोड़ा सा भाग केवल मेडुला में धसा हुआ होता है, और ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। इसको आप देख रहे हैं, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है, और ये मेडुला में अंदर तक धसा हुआ रहेगा। और यहाँ पे एक डिफरेंस और आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये इस पर कुछ नलिकाएं जैसी पाई जा रही हैं, इनको वासा रेक्टा बोलते हैं, वासा रेक्टा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ऐसा नहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वासा रेक्टा आपको दिखाई नहीं पड़ रही, ये केवल प्लेन दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक डिफरेंस है इसमें। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो नियर अबाउट 20% होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स नियर अबाउट 80% होते हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस था, और डिफरेंस बताना जरूर था कि आप ये कंफ्यूज कर जाएं कहाँ पर जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, क्या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए इसको डिफरेंस को बताना जरूरी था। और आगे आपको ले चलता हूँ, आगे देखते हैं, और भी इसमें कुछ संरचनाएं हैं उनको देखना। और इसी के बारे में बात कर रहा था कि कौन सा प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है, इसको आप जरूर देखिए। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया है ये, तो इसको आपको देखना है। इससे पहले ये फिगर है, और ये फिगर एक नेफ्रॉन्स का है, और नेफ्रॉन्स के बारे में इससे पहले मैं एक छोटा सा फिगर आपको दिखाया था। उसके बाद आप इस फिगर को देखिए। ये अफरेंट आर्टेरियोल्स, अफरेंट आर्टेरियोल्स एंटर इनटू बोमन कैप्सूल एंड मेक ए टफ्ट। ये आपको यहाँ टफ्ट दिखाई पड़ रहा है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और जब यहाँ से बाहर निकलती है ये आर्टरी, तो इसको जो है इफरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं। उसके बाद ये कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है। ये होता है नियर अबाउट 70 mmHg होता है। ये कैसे जनरेट होता है कि आप यहाँ पे ये देखेंगे, अफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर है ग्रेटर देन दैट ऑफ इफरेंट आर्टरियोल्स, सो मोर ब्लड इंटर देन कैन लीव। आप इस बात को, मेरी बात को समझ रहे होंगे
कि मोर ब्लड इंटर देन कैन लीव, यहाँ से ब्लड ज़्यादा एंट्री करेगा क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है। इसका डायमीटर आप देख रहे हैं कम है तो कम ब्लड निकलेगा। जब ब्लड इसमें एंट्री करेगा तो ब्लड के साथ में होगा ब्लड प्लस नाइट्रोजन वास्ट होंगे, और यहाँ से जब ये ब्लड निकलेगा तो इसमें भी ब्लड प्लस नाइट्रोजन वास्ट होंगे, बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन वास्ट होंगे यहाँ पर। और एक बात और बताऊँ आपको मैं, यहाँ पर जो ये जो प्रेशर जनरेट होगा वो 70 mmHg का होगा। उसको GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। इसके अलावा एक प्रेशर और जनरेट होगा, उसको बोलते हैं BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 30 mmHg होगा, और ये जनरेट होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से जनरेट होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी मेनली एल्बुमिन की वजह से ही ये जनरेट होता है। आप ये ध्यान रखिए, ये कंपनी में बहुत पूछा गया है कि कौन सा प्रोटीन है जिसके द्वारा जो है ब्लड कोलोइडल हो जाता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे एल्बुमिन। एक और प्रेशर जनरेट होगा, CSP बोलते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये 20 mmHg होता है। इसके बाद हम EFP निकालते हैं, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालते हैं, तो 70 - 30 + 20, तो ये प्रेशर आता है 20 mmHg। जब 20 ये जो डिफरेंस है वो 20 mmHg आता है, तो यहाँ पर ये जो ब्लड इसमें गया था, इसमें ब्लड प्लस नाइट्रोजन वास्ट थे, ये सभी फिल्टर होकर के इसमें ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं, ये बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। और बोमेन कैप्सूल में जब आते हैं, शेष जो है ब्लड जो है इफरेंट आर्टरियोल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, और उस ब्लड के साथ में क्या होगा, कम क्वांटिटी में नाइट्रोजन वास्ट होंगे, नाइट्रोजन वास्ट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, और इसके अलावा सेल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे और फैट होगा। प्रोटीन्स, फैट एंड सेल्स ये ब्लड के साथ चला जाता है, और शेष प्लाज्मा के साथ में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फिल्टर होकर के ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं। यहाँ पर इस बात को आप बखूबी समझिए, मैंने क्या कहा है कि ब्लड यहाँ से एंट्री किया, यहाँ होकर निकला, और उस ब्लड के साथ में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन वास्ट होंगे, और होगा इसके साथ में फैट, प्रोटीन्स एंड सेल्स। शेष न्यूट्रिएंट यहाँ फिल्टर हो जाते हैं किसको द्वारा, बाई इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है आपका 20 mmHg। यहाँ पर आपने इस फिल्ट्रेशन को देख लिया। इसके बाद ये PCT में जाएगा, PCT के बाद लूप ऑफ हेनले, इसको DLOH डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ALOH एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद DCT में जाएगा, डिस्टल कन्वोल्वेटेड ट्यूब्यूल्स में, और अंत में ये CD कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा और पेल्विस में यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा। तो आपने इस स्ट्रक्चर को पूरी को समझ लिया। इसके बाद इसका कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना है, ये जो न्यूट्रिएंट हैं, इस न्यूट्रिएंट को ज्यों का तो यूरिन के माध्यम से नहीं निकाल सकते। ये जो न्यूट्रिएंट हैं इनका एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी एब्जॉर्प्शन को हम री एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये जो कैपिलरी हैं, ये कैपिलरी चारों तरफ से यहाँ पर ये लिपटी हुई है इससे, और इन्हीं कैपिलरी में इनका री एब्जॉर्प्शन करा दिया जाएगा। शेष जो यूरिन बचता है, यूरिन के रूप में जो फिल्टर बचेगा, उसको जो है कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होकर के ये यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो और इसके अलावा जो इफरेंट आर्टरियल के माध्यम से ब्लड आया, ब्लड में कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन वास्ट होते हैं, उनको DCT में सिक्रेट करा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनकी हमको कोई भी आवश्यकता नहीं है, और तब भी वो ब्लड में प्रेजेंट होंगे, उनको जो है निकाल दिया जाता है। जैसे स्मॉल ड्रग्स वगैरह है, कुछ और भी हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, उनको ट्यूबुलर सिक्रेशन के माध्यम से DCT में करा दिया जाएगा, और DCT में ट्यूबुलर सिक्रेशन के माध्यम से निकाल दिया जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट
के माध्यम से यूरिन के साथ में वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ तक आपने इसको समझा, और मैं कुछ आपको आगे बताऊँगा। तो आगे चलिए, जो मैंने अभी आपको बताया है वही यहाँ पर है, और उसको आप देखिए। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में वेरी 20 to 35 mmHg। मैंने वहाँ पर 20 mmHg EFP निकाला था, पर वो वेरी कर सकता है 20 to 35। इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 99% H2O अमीनो एसिड। देखिए जो फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या क्या होगा। H2O होता है, अमीनो एसिड होता है, फैटी एसिड होगा, ग्लूकोज होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, विटामिन सी स्पेशली होता है आर प्रेजेंट इन मैन। इतना जो न्यूट्रिएंट हैं ये हमारे उसमें फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होंगे। इनका रीएब्जॉर्प्शन कराना है, और रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर होता है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहाँ को इसका कौन सा जो न्यूट्रिएंट है कहाँ रीअब्जॉर्ब होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन मैन एक डाटा है मैन में, इन मैन ए डाटा गिवन एज 25% या 125 लीटर या 125 ml। ये ध्यान रखिए, 125 ml ऑफ 5 लीटर ब्लड फ्लो इन किडनी। 5 लीटर ब्लड का बहाव होता है, फ्लो होता है इन किडनी में। तो उसमें से ये दिया है 125 लीटर, 1.25 लीटर या 125 ml ब्लड फिल्ट्रेट होता है पर मिनट। पर मिनट का ये डाटा है 125 ml ब्लड फिल्ट्रेट पर मिनट इन बोथ द किडनी। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ 180 लीटर फिल्ट्रेट रीच नेफ्रॉन्स पर डे, यानी हमारे दोनों किडनी एक दिन में यानी 24 घंटे में 180 लीटर फिल्ट्रेट करते हैं, 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। तो उसमें से नियर अबाउट 0.8% या 1.5 लीटर एक्सक्रेट एज यूरिन। जब इतना फिल्ट्रेशन करते हैं 180 लीटर, एक डाटा है 24 घंटे का, तो उसमें हमारे जो किडनी है उनको कार्य करना पड़ता है कि कम से कम 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और उसमें से 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रेट होता है। परसेंटेज में देखेंगे तो उसको 0.8%। जब इतना हो गया उसके बाद इसका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होना है, क्योंकि ये जो फिल्ट्रेट है इसमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट को हम खाली वैसे ही लूप ऑफ हेनले के माध्यम से डीसीटी और कलेक्ट नहीं जाने देंगे, क्योंकि इनका रीएब्जॉर्प्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इसको देखते हैं। इट टेक प्लेस इन पीसीटी। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर होता है? पीसीटी, LOH लूप ऑफ हेनले, DCT डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये है 178.5 लीटर रीअब्जॉर्ब इन ब्लड, यानी इतना आप देख रहे हैं 1.5 लीटर एक्सक्रेट एज यूरिन। ये तो यूरिन 1.5 यानी 1.5 लीटर यूरिन में चला गया। शेष कितना बचा 180 में से? तो 180 माइनस 1.5 आपको बचा ये 178.5 लीटर रीएब्जॉर्ब इन ब्लड। इन इतना जो है हमको ब्लड में रीएब्जॉर्ब कराना है, किसके माध्यम से? पीसीटी, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, प्लस LOH लूप ऑफ हेनले, प्लस DCT, इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो आगे देखते हैं इसका डाटा। ये एक फिगर है, आप इस फिगर के माध्यम से समझिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है, आप इसको समझ जाएंगे। ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के ऊपर है। ये इन पीसीटी माइक्रोबिलाई आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट। दिस increase the absorbed area near about 20 times. PCT
इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स बोलते हैं। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स में माइक्रोब्लाई ब्रश बॉर्डर टाइप संरचना होती है, इसको माइक्रोब्लाई बोलते हैं। और माइक्रोब्लाई इनके द एब्जॉर्प्टिव एरिया नियर अबाउट 20 टाइम, ये एब्जॉर्प्टिव एरिया को 20 टाइम यानी 20 गुना बढ़ा देते हैं। 75% फिल्ट्रेड रीएब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर्ड इनटू ब्रेड, ये आपने देखा, ट्रांसफर्ड इनटू ब्रेड ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय विच फिल्ट्रेट एंड ब्रेड प्लाज्मा इन कैपिलरी एज आइसोटोनिक। इसको एक आगे और डिटेल फिगर आएगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप इसकी थ्योरी समझिए। लूप ऑफ हेनले DLLOH, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये परमेएबल टू वाटर, लेस परमेएबल टू Na यूरिया, वाटर ट्रांसफर टू टिश्यू फ्लूइड, देयरफॉर फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक हाइपर ऑस्मोटिक। तो इसको देखिए, ये हाइपरटोनिक क्या है, हाइपर ऑस्मोटिक क्या है। तो यहाँ पर ये फिगर है डिटेल, इसको आप देखिए। यहाँ मैंने बताया था ये बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ से ये फिल्ट्रेट हो गया। और फिल्ट्रेट होने के बाद ये कहाँ, ये ट्यूब्स में जाके इकट्ठा हो गया। और ट्यूब्स में आप सबसे पहले देख रहे हैं ये PCT है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये DCT है, ये CD है। CD मीन्स कलेक्टिंग डक्ट है। अब आप ये देखेंगे, सबसे पहले जिम्मेदारी PCT को दी जाती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप उसका रीएब्जॉर्प्शन करेंगे। तो PCT में आप ये देखिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं जो दीज आर द बेनिफिशियल टू बॉडी। नंबर 1 ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन C, सोडियम, पोटेशियम, H2O, स्मॉल अमाउंट ऑफ NH3 एंड यूरिया। ये आपने देख लिया, इतने न्यूट्रिएंट हैं। दीज आर बेनिफिशियल टू बॉडी, दीज आर प्रेजेंट इन PCT। ये सभी जो है न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट हैं, PCT में। सबसे पहले PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स को ही जिम्मेदारी दी जाती है, आप इनका रीएब्जॉर्प्शन करेंगे। तो 99% इनका रीएब्जॉर्प्शन होना है, तो PCT इनका रीएब्जॉर्प्शन करेगा। उसके बाद ये PCT जो शेष बचते हैं, 99% जब ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं तो कुछ बचते हैं, तो वो जो है आगे की तरफ आएंगे और ये लूप ऑफ हेनले में पहुँचेंगे। लूप ऑफ हेनले H2O के लिए परमेएबल होता है, यानी यहाँ से पानी निकलेगा। जब पानी निकल जाएगा तो यहाँ पर शेष न्यूट्रिएंट बचे हुए हैं, तो यहाँ जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ये जो फिल्ट्रेट है ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, ज़्यादा सांद्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से वाटर जो है निकल गया और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा दिया जाएगा। उसके बाद ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में ये जो लिम्ब है इम्परमेबल टू वाटर हो जाएगा, यानी ये वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाएगा, परंतु जो न्यूट्रिएंट हैं उनके लिए परमेएबल होगा। न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं आपके? सोडियम है एंड क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में जब ये परमेएबल हो जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा और हाइपरटोनिक से ये जो हाइपोटोनिक में बदल जाएगा। हाइपोटोनिक जब ये बदल जाएगा उसके बाद ये DCT में पहुंचता है। DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होता है ये, और यहाँ पर NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है। परंतु ये यहाँ पर एक बात आती है, एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो NaCl का जो रीएब्जॉर्प्शन होना है वो कंडीशनल होता है।
वो कंडीशन डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ से NaCl PCT से ही पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं तो रीएब्जॉर्प्शन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सोडियम और क्लोराइड आयन यहीं से कम आ रहे हैं तो इनको रीएब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा। और क्योंकि आप ये देखिए, इनका रीएब्जॉर्प्शन होना अनिवार्य है। अगर यहाँ से कम मात्रा में आए हैं तो यहाँ इनका रीएब्जॉर्प्शन होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मैकुला डेंसा सेल्स पाई जाती हैं। ये मैकुला डेंसा सेल्स स्पेशली जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं फॉर द सिक्रेशन ऑफ रेनिन। और रेनिन का कार्य होता है कि वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स निकालने के लिए स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है यहाँ पर Na और Cl दोनों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे NaCl का रीएब्जॉर्प्शन बहुत ईजी वे में हो जाए। क्योंकि यहाँ जब वाटर की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाएगी तो बीपी भी लो हो जाएगा, और बीपी जब लो हो जाता है तो वहाँ Na आयनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यहाँ ये कंडीशनल है। और आगे एक नेक्स्ट वीडियो में JGA जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में बताऊंगा। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है, केवल आपको यहाँ पर तो यही समझना है कि अगर सोडियम आयंस की कमी है, सोडियम आयंस कम हो जाएंगे तो बीपी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसको बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन कंडीशनल होता है। और उस कंडीशनल के लिए क्या होता है, मैकुला डेंसा सेल्स ऑफ DCT स्टिमुलेट JG cells, juxtaglomerular cells for the secretion of renins. Renin hormones stimulate the adrenal cortex for the secretion of aldosterone. Aldosterone hormones is responsible for increase the reabsorption of NaCl and H2O. ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पर एल्डोस्टेरोन काम करता है। और एक हार्मोन्स और है, उसको वैसोप्रेसिन या ADH बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस पर कलेक्टिंग डक्ट पर। कलेक्टिंग डक्ट पर जो हार्मोन्स है ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, ये कार्य करता है, या इसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स सिक्रेट फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। और ये वाटर के कंजर्वेशन के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ADH हार्मोन्स अगर कम क्वांटिटी में सिक्रेट होता है तो वाटर जो है बहुत वाटर का लॉस होता है और बॉडी जो डिहाइड्रेट हो जाती है। और जब वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी से निकलेगा तो वो एक कंडीशन बन जाती है, उसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस न हो इसके लिए ADH या वैसोप्रेसिन हार्मोन्स ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और यहाँ पर जो है ये कलेक्टिंग डक्ट H2O के लिए परमेबल होती है, जिससे वाटर का कंजर्वेशन होता रहे और यूरिन उसी हिसाब से निकले जिससे बॉडी का डिहाइड्रेशन न हो सके। और आगे देखते हैं ALLOH, ये मैंने अभी आपको समझा दिया उस फिगर के माध्यम से, वही यहाँ पे दिया हुआ है। ALLOH थिन सेगमेंट, impermeable to water, semi permeable to urea, permeable to Na and Cl, and filtrate become hypotonic due to filtrate not decrease। सेकंड ALLOH देखते हैं, ये थिन सेगमेंट था, ये थिक सेगमेंट है। इट इज इम्परमेबल टू यूरिया, वाटर, Na and Cl ion expelled out from filtrate through active transport। रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट दैट फिल्ट्रेट बिकम हाइपोटोनिक। ये मैंने अभी बताया आपको, फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक हो जाता है इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स में आते हैं, इसको DCT बोलते हैं। Na and Cl ion ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यू फ्लूइड थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रिजल्ट दैट
फिल्ट्रेट बिकम मोर हाइपोटोनिक। इसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट permeable to water and absorb in tissue fluid, so filtrate become filtrate become hypertonic and small quantity of urea is reabsorbed। अंत में ये एक लास्ट टर्म्स था। थ्री प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, थर्ड जो है सेक्रेशन था। सर्टेन ड्रग्स, पोटेशियम आयंस, यूरिक एसिड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कैपिलरी नेटवर्क टू फिल्ट्रेट। देखिए कुछ अननेसेसरी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं ब्लड में, उनको जो है सिक्रेशन करा दिया जाता है, सिक्रेट हो जाते हैं और सिक्रेट होकर के वो डीसीटी में पहुंचा दिए जाते हैं। डीसीटी से वो निकल करके बाहर कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर यूरिन के साथ में निकाल दिए जाते हैं। यूरिन इज स्ट्रॉ कलर। यूरिन का इस पे जो कलर होता है वो स्ट्रॉ होता है। स्ट्रॉ मीन्स भूसा बोलते हैं इसको, स्ट्रॉ कलर। एसिडिक इन नेचर विद pH 5.8। इट आल्सो कंटेन यूरोक्रोम। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पिगमेंट है यूरोक्रोम। ए पिगमेंट ड्राइव फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसी विच इम्पार्ट येलो कलर टू यूरिन। जो यूरिन का जो येलो कलर होता है, येलो कलर के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम ये एक पिगमेंट है और जिसको हम जो है आरबीसी के ब्रेकडाउन से, डेड आरबीसी जो ब्रेकडाउन हो जाती हैं उनसे इसको निकालते हैं। तो ये इसके बाद मैं आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है उसके लिए मैं आपको एक अलग से एक वीडियो दूंगा। और जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ये क्या है? जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया थोड़ा सा, और इसके लिए स्पेशली एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा। और आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी वे में मिल जाए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।